तो क्लाइंट सर्विसिंग में है, तो क्लाइंट्स के साथ आपका मिनिमम टिकट साइज़ क्या रहता है? मिनिमम $1500 तो रहता ही है। 1500। और ये टिकट साइज़ मैक्सिमम कितना गया? मैक्सिमम अभी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ हैं अभिषेक सूद, जो काफ़ी सालों से ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम अभिषेक। थैंक यू पायल फॉर इनवाइटिंग मी इन योर इंस्पायरिंग शो। तो अभिषेक, आप कब से ये सब स्टार्ट करा ब्लॉगिंग? कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हो? कैसे इस इंडस्ट्री में आए? मैं 2016 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मेरी जर्नी भी आप सब जो ब्लॉगर स्टार्ट करते हैं उनकी तरह ही रही है। वो जो आप मेन जो कीवर्ड आता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उस कीवर्ड को सर्च करके ब्लॉगिंग के बारे में पता लगा कि हम ब्लॉगिंग से पैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉग मैंने इमरानुद्दीन का ऑल टेक बज़ देखा था, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि हम ब्लॉग करके मनी बना सकते हैं, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। ओके, तो आपने क्वालिफिकेशन में क्या करा था? क्वालिफिकेशन में मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद बस ब्लॉगिंग में कॉलेज टाइम में स्टार्ट कर दिया। ओके, तो आप 2016 से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रोग्रामेटिक एसईओ वाली जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? आपने कोडिंग कहाँ से लर्न करी? कोडिंग हमारे कॉलेज में PHP एज अ सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे मेरे को बेसिक PHP आता था। तो उसके बाद कॉलेज टाइम में मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, तो वर्डप्रेस बेसिक आता था। तो ऐसे ही हम चौड़े होके चले गए एडवर्ड्स में कि हमें मतलब IT पार्क में चंडीगढ़ में जॉब के लिए कि वर्डप्रेस आता है, हमें जॉब मिल जाएगी। तो वहाँ जाके पता लगा कि वर्डप्रेस के पीछे भी कोडिंग भी होती है। तो फिर वहाँ पे जॉब के टाइम में उन्होंने PHP वर्डप्रेस थोड़ा और सिखाया, तो धीरे धीरे करके कोडिंग आ गई मुझे। ओके, तो वहाँ से आपने कोडिंग सीखी, तो आपने कोडिंग में जॉब क्यों नहीं ढूंढी? आप जैसे आप एसईओ करने लग गए। कोडिंग टाइम पे ही जब मैं कर रहा था वहाँ पे एडवर्ड्स में जॉब कर रहा था जब मैं, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को क्लाइंट सर्विस का भी दे दिया। आपने कितने मंथ जॉब करी है? 6 मंथ। 6 मंथ्स जॉब करी है। ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मेरे को अपवर्क से वो क्लाइंट्स उठाते थे, तो उन्होंने डेवलपमेंट के टाइम पे ही मुझे क्लाइंट से बात करने के लिए दे दिया। तो वहाँ पे मुझे दिखा कि हाँ वो $10,000 क्लाइंट से ले रहे हैं और मुझे 11,000 रुपये दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगा। तो आपकी सैलरी उस टाइम 11,000 रुपीज़ थी। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी सेम डे, जैसे ही मैंने क्लाइंट से बात की, घर आके अपवर्क अकाउंट बनाया और बिड करनी शुरू की। तो 1-2 वीक बाद वहाँ से क्लाइंट आ गया, तो फिर क्लाइंट के साथ मैं वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्लाइंट के साथ वर्क करते करते भी थोड़े टाइम बाद मुझे लगा यार ये तो बॉस बन रहा है इसके साथ भी क्यों काम करे। फिर मैं दोबारा से वापस गया, जो मैंने 2016 में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो मेरे पास ब्लॉगिंग वाली स्किल्स पहले वाली थी, एक्सपीरियंस था, और अब कोडिंग का एक्सपीरियंस था। तो मैंने दोनों को मिक्स करके प्रोग्रामेटिक एसईओ स्टार्ट कर दिया। तो प्रोग्रामेटिक एसईओ आपने किस ईयर में स्टार्ट करा है? 2019 में। 2019 से आप प्रोग्रामेटिक एसईओ कर रहे हैं। नाइस। तो लगभग कितनी साइट्स आप अब तक बना चुके होंगे प्रोग्रामेटिक एसईओ की हेल्प से? अब भी करंटली तो 200 वेबसाइट्स हैं जो चल रही हैं, जो बेसिकली लीड जनरेट वेबसाइट्स हैं, डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं। और प्रोग्रामेटिक एसईओ में आने का मेरा ये भी था कि जब मैं 2016 में ब्लॉगिंग करता था, तो एसईओ का सबसे बेकार मुझे लगता था कि इसमें वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो प्रोग्रामेटिक एसईओ में जाता था, तो मैंने बल्क में कंटेंट डालने प्रोग्रामेटिक एसईओ में ऑप्टिमाइज़ करके। तो इसमें क्या होता है कि वेबसाइट्स थोड़ा फास्ट बन जाती हैं। तो मैं बिल्ड करता हूँ, थोड़ा सा ग्रो करके फ्लिप। तो मेरा यही मोटिव रहता है, बिल्ड, स्केल एंड फ्लिप। तो ऐसे करके तो मैं काफ़ी सारी साइट्स बनाता रहता हूँ। मतलब हर मंथ में 50-60 वेबसाइट्स तो बना ही देते हैं। हर मंथ 50-60 वेबसाइट्स आप बना लेते हैं? अब एक्चुअली वो स्क्रिप्ट से रेडी है ना, तो बस डिसाइड करना है, स्क्रिप्ट में डालना है और वेबसाइट रेडी। ओके, तो अभिषेक, प्रोग्रामेटिक एसईओ जो वर्ड है सब जानते हैं, और पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये होता कैसे है। जो बिगनर्स हैं या जो न्यूबीज़ हैं उन्हें नहीं पता। तो एग्जैक्टली आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसमें होता क्या है, किस तरह से आप साइट्स बनाते हो? प्रोग्रामेटिक एसईओ बेसिकली एक पार्ट है, ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है वो। जैसे एसईओ हर किसी के लिए अलग वर्क करता है। एसईओ में आपको टॉपिकल अथॉरिटी चाहिए, कंटेंट चाहिए, इंटरनल लिंकिंग आ जाता है, उसके बाद टेक्निकल एसईओ आ जाता है। तो बस उस सबको बल्क में करना, मैं उसको एज अ प्रोग्रामेटिक एसईओ बोलते हैं। तो मैं बल्क में बिल्ड करता हूँ, टॉपिकल अथॉरिटी बन जाती है उससे, क्योंकि आप एक ही टॉपिक पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, तो गूगल वो कहीं ना कहीं आपको
टॉपिकल रेलिवेंसी दे देता है, तो वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो साइट्स पे अपने आप कंटेंट लिखता चला जाता है। हाँ, आप ऐसे ले सकते हो जैसे आप एक नॉर्मल ब्लॉग बनाते हो, उसमें आप 20-30 पोस्ट डालते हो, तो एक आइडिया रहता है ना कि हाँ 20-30 पोस्ट डाली हैं, 2-3 तो रैंक हो ही जाएंगी। तो बस मैं उसमें 10x 20x कर देता हूँ कि 10,000 पोस्ट हैं तो 100 तो हो ही जाएंगी। तो आपने ऑन पेज के लिए टीम रखी हुई है जो ऑप्टिमाइज करती हो आपका कंटेंट? 90% वर्क ऑटोमेटेड हो जाता है क्योंकि वो सब स्क्रिप्ट रेडी हैं। बाकी कुछ वर्क्स हैं जैसे इंटरनल लिंकिंग या क्लस्टरिंग थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसके लिए इंटर्न्स हैं जो बेसिक इंटरनल लिंकिंग वगैरह कर देते हैं, ऑन पेज बेसिकली ऑप्टिमाइज कर देते हैं। मेन प्लगइन्स कौन से हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए जब हम प्रोग्रामेटिक एसईओ कर रहे हैं? बेस्ट रैंक मैथ्स फॉर एसईओ प्लगइन जो है, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग के लिए एक इनलाइन रिलेटेड पोस्ट आता है, और टर्म ऑफ कंडीशन एक टेबल ऑफ कंटेंट पेज आता है TOC, ये प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो आप, बेस्ट है। और ऑफ पेज में क्या करना चाहिए? ऑफ पेज में बेसिक फाउंडेशन लिंक्स पे मैं वर्क करता हूँ स्टार्टिंग में, फाइबर वगैरह से गिग्स मिल जाते हैं, उन पे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद हम अगर डिपेंड करता है कि सर्च कंसोल में हम देखते हैं कि कौन से टॉप 10 पेजेस आ रहे हैं, तो उनके इंप्रेशंस पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम आइडिया ले लेते हैं कि हाँ हमें इन पे वर्क करना चाहिए, तो हम उनके लिए फिर आउटरीचिंग कर लेते हैं। गेस्ट पोस्ट, प्रेस रिलीज पे मैं काफ़ी रिलाई करता हूँ टू बिल्ड बेसिक अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट। तो इन शॉर्ट आप ऑफ पेज पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाते हैं, आपका मेन फोकस ऑन पेज पर रहता है। या दैट बिल्ड इन वो। तो ये आई थिंक प्रोग्रामेटिक एसईओ का एक प्लस पॉइंट बोलेंगे हम लोग कि आपका सारा ध्यान बस कंटेंट की साइड रहता है, आपको ज़्यादा ऑफ पेज में ध्यान नहीं लगाना। कंटेंट वो भी विदाउट मच स्पेंडिंग ऑन कंटेंट राइटिंग कॉस्ट। या कंटेंट राइटर की जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट कटिंग हो रही है आपकी इसमें, क्योंकि जो सारा कंटेंट है वो आपका ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो रहा है, राइट? तो आपके कुछ फेसबुक ग्रुप्स भी आपने बना रखे हैं, आपने रिसेंट ईयर्स में पर्सनल ब्रांडिंग पे भी बहुत वर्क करा है, तो ये प्लान कहाँ से आया, क्यों करा, क्या रीज़न था? जैसे मैंने बताया मेरे को एसईओ ज़्यादा इतनी पसंद नहीं थी और मैं प्रोग्रामेटिक एसईओ कर रहा हूँ, तो इसमें अब जैसे गूगल भी काफ़ी अपडेट्स ला रहा है, तो मुझे लगा कि कभी ना कभी एसईओ अगर ना चले, कुछ ना हो, तो एक साइड में हमारे पास बैकअप होना चाहिए। तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की, जिसके लिए मैंने फेसबुक ग्रुप्स बनाए प्रोग्रामेटिक एसईओ से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड एंड लीड जेन से रिलेटेड। तो अब इन सब की कंबाइंड ऑडियंस जो है 10 to 15,000 मेरे पास हैं, तो अब कुछ भी जैसे प्रमोट करना होता है तो उनके थ्रू ईजी हो जाता है, क्लाइंट्स एक्विजिशन हो जाती हैं, या फिर यू कैन से कोर्स आप सेल कर सकते हो। आजकल कंसल्टेशंस वगैरह काफ़ी अच्छी सेल हो जाती हैं। ओके, तो आपने अपना कोर्स भी उसके थ्रू सेल करा है ना? कोर्स भी उसके थ्रू सेल। ओके, तो आपको वहाँ से क्लाइंट्स भी मिले हैं क्या? हाँ, क्लाइंट, क्योंकि आप क्लाइंट सर्विसिंग में भी हैं, तो क्या आपको क्लाइंट भी मिले उन ग्रुप से? हाँ, क्लाइंट्स भी मिले हैं, बट इन ग्रुप्स के साथ क्या था कि इसमें ना Tier 2 कंट्रीज़ की ज़्यादा ऑडियंस थी, अच्छा, तो इनमें क्लाइंट्स मतलब उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिले। तो आजकल मैं ट्विटर स्टार्ट किया 2-3 महीने पहले से, तो वहाँ से थोड़े अच्छे क्लाइंट्स मिल गए हैं। तो मतलब आप क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए या क्लाइंट्स के लिए आप मेनली ट्विटर यूज़ कर रहे हैं? हाँ, ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके जो सारे क्लाइंट्स हैं Tier 1 कंट्रीज़ के, वो आपको ट्विटर के थ्रू मिलते हैं? ट्विटर के थ्रू मिल गए। ओके, तो क्लाइंट सर्विसिंग में कितने टाइम से हैं आप? क्लाइंट सर्विसिंग में तो वही जो आपको बताया, हमने जॉब छोड़ दी थी अपवर्क से, तो तब से ही कर रहा हूँ, बट बीच बीच में कभी कभी मतलब जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है मैं उसे भी वर्क करता हूँ। तो क्लाइंट सर्विसिंग में है, तो क्लाइंट्स के साथ आपका मिनिमम टिकट साइज़ क्या रहता है? मिनिमम $1,500 तो रहता ही है। 1500, और ये टिकट साइज़ मैक्सिमम कितना गया? मैक्सिमम अभी 20,000 तक ही गया अभी $20,000 पर मंथ? नहीं, मतलब वन टाइम जो डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो 20,000, उसके बाद एसईओ के लिए वो $500 to $600 मंथली वो रिटेनर बन जाते हैं। ओके, हाँ, बहुत बड़ा है अमाउंट है। तो अभिषेक, जैसे अभी आपने बताया कि फाउंडेशन लिंक्स पे रिलाई करके हमें प्रोग्रामेटिक एसईओ में इजीली सक्सेस मिल जाती है, तो आप बता सकते हो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो मेनली हम इसमें यूज़ करते हैं? फाउंडेशन लिंक्स बेसिकली प्रोग्रामेटिक एसईओ में जब हम पेज बनाते हैं तो उसमें बल्क में पेजेस होते हैं 10,000, तो अगर वो इंडेक्स ही ना हो, गूगल के पास हो ही ना, तो वो रैंक भी नहीं होंगे। तो इंडेक्सिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, जो पिलो पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में 100 पोस्ट्स हैं और ऐसे 10 कैटेगरीज हैं, तो मैं उन 10 कैटेगरीज के लिए वेब 2.0 प्रोफाइल लिंक्स और बुक मार्क्स इस टाइप के लिंक्स बनवा लेता हूँ। और उसके बाद होम पेज की अथॉरिटी बूस्ट करने के लिए और होम वेबसाइट को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए मैं प्रेस रिलीजेस करवा देता हूँ। प्रेस रिलीज होते हैं बेसिकली जो ऑनलाइन मीडिया हाउसेज होते हैं, तो उनकी वेबसाइट पे हमारे बारे में काइंड ऑफ एक आर्टिकल किया, दिस वेबसाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड
ऐसे करके हम करवा देते हैं। तो इससे अथॉरिटी एक होम पेज की बिल्ड होगी और कैटेगरी से हब पेजेस की अथॉरिटी बिल्ड होगी। तो इससे इंडेक्सिंग में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। ओके, तो अभी यहाँ पे अभिषेक ने बहुत अच्छी टिप शेयर करी है कि आपको अगर आप प्रोग्रामेटिक एसईओ में हैं या आपकी साइट में बल्क में कंटेंट हो रहा है और इंडेक्सिंग का इशू आ रहा है, तो आप कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभिषेक, आप फ्लिपिंग में भी हैं, वेबसाइट फ्लिपिंग में, जो स्टार्टअप वेबसाइट्स होती हैं आप उन्हें फ्लिप करते हैं। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बता दें स्टार्टअप वेबसाइट्स क्या होती हैं। स्टार्टर वेबसाइट्स, जैसे वो नाम से पता लग रहा है कि वो स्टार्टिंग वेबसाइट्स हैं जो अभी स्टार्ट हुई हैं। तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, मैं एक जर्नी होता है ब्लॉगर्स की ना, कि अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, और एक होता है जो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, और एक वो सिद्धि प्राप्त ब्लॉगर्स होता है जो बड़े बड़े डोमेन्स के साथ काम करते हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टर वेबसाइट्स बनाता हूँ, क्योंकि जो सिद्धि प्राप्त ब्लॉगर हैं उनको एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो उनको भी एक सैंडबॉक्स पीरियड से जाना पड़ेगा कि 3 महीने बाद ही वो कुछ उस पर लिंक्स वगैरह अपना जो PBN है, जो उनके पास मंत्र वगैरह है, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उनको एक स्टार्टर वेबसाइट्स में बना लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं 10 से 20 वेबसाइट्स बनाता हूँ। तो वो वेबसाइट्स होते हैं, उनकी 3 महीने 6 महीने की एज हो जाती है। तो वो उन ब्लॉगर्स जो वो ले लेते हैं उसको, फिर बाद में उस पर बल्क में अपना कंटेंट डालते हैं, लिंक्स करते हैं, तो उनको एक एज मिल जाता है कि हाँ, उनको 6 महीने का एक टाइम खरीद दिया उन्होंने। तो आप यानी हर मंथ 10 से 20 स्टार्टअप वेबसाइट्स प्रिपेयर कर देते हो, हाँ, उनको सेल कर देते हो। उनको सेल, तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो क्या अमाउंट रहता है, कितने रुपए के अराउंड आप उसे सेल करते हो? डिपेंड करता है कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्या निश है, कंट्री क्या है। तो अमाउंट का अगर देखें तो 20 to 50,000 की रेंज में आराम से सेल हो जाती है। 20 to 50,000 INR में आप सेल कर देते हो। ओके वो डिपेंड करता है कि आप उसको पिच कैसे कर रहे हो, किसको आप सेल कर रहे हो। ओके। तो अभिषेक, जैसा आपने अभी बताया कि आप स्टार्टअप वेबसाइट सेल करते हैं, तो जो बाकी लोग हैं अगर उन्हें भी वेबसाइट सेल करनी है, तो कौन कौन से मीडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट सेल करने के लिए? स्पेशली स्टार्टअप वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन पर ज़्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं होता, ये टॉप 20 में होती हैं, तो इतना इजीली हर कोई बाय भी नहीं करना चाहता। तो कौन कौन से मीडियम हमें यूज़ करने चाहिए इसके लिए? ओके, इसको मैं अपनी जर्नी के हिसाब से बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि ब्लॉगिंग की भी एक जर्नी होती है। अब जैसे मैंने बताया, मैं आया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन से, तो मैंने एक ब्लॉग पढ़ा बंदे का, वहाँ से मुझे पता लगा ब्लॉगिंग होती है, तो डोमेन खरीदा। तो वहाँ से मेरे को ब्लॉग बना लिया मैंने, तो ब्लॉग बना लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं अभी कुछ ट्विटर पे, फेसबुक वगैरह पे देखता हूँ, जो मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, तो जैसे इंडिया में तो हम ये सब नहीं करते, मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि अगर वो छोटे छोटे ब्लॉगिंग में कुछ भी करते हैं ना, तो वो उसको शेयर करते हैं अपनी छोटे छोटे टिप्स, कि हाँ, आज हमने इतना बढ़िया रिसर्च किया, इसमें इतना लो कंपटीशन है, तो मैं इस पर वेबसाइट बना रहा हूँ। तो और उसके बाद वो वेबसाइट बना लेते हैं, उस पर इंडेक्सिंग भी आ जाती है, इंप्रेशंस भी आ जाते हैं। लेकिन अभी और भी ब्लॉगर्स हैं जो उस कीवर्ड को पढ़ रहे हैं, अभी ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको भी चाहिए वेबसाइट। उनके लिए एक तरह से वो न्यू चीज़ है ना, कि हाँ, हमारी वेबसाइट तो बनी भी नहीं है और उस बंदे के इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, इसने 2 महीने पहले स्टार्ट किया। ऐसे जाने, जैसे मैंने बताया, वो टॉप पे जो ब्लॉगर्स बैठे हैं, जो सब कुछ करके आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करते रहना जो आप कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि जो प्रो ब्लॉगर्स हैं ऊपर वाले, वो भी आपकी पोस्ट अगर देखेंगे, उन्हें पता है कि इस बंदे के पास स्टार्टर वेबसाइट है, इससे हम ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ। मैं हर अपने स्टेप को डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ कि हाँ, मेरे को इस निश मिला है, मैंने साइट बना लिया, इतने इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो उनको पता है कि हाँ, अभिषेक साइट बना रहा है, इसके बाद 10-20 वेबसाइट्स हैं। तो अगर हमें किसी निश में करना होगा तो मैसेज कर देते हैं, हाँ भाई अभिषेक भाई कुछ पड़ा है बेचने के लिए, तो ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं। और जो नीचे वाले ब्लॉगर्स हैं जो भी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनको आप कंसल्टेशन सेल कर सकते हो। ओके। तो ये फनल आप अपनी जर्नी में ऐड कर सकते हो। ओके। अभिषेक प्रोग्रामेटिक एसईओ भी करते हैं, अभिषेक क्लाइंट सर्विसिंग में भी हैं, अभिषेक अपना कोर्स भी सेल करते हैं, अभिषेक स्टार्टअप वेबसाइट्स को भी सेल करते हैं। बट एक और चीज़ है जो अभिषेक करते हैं, अब आप ही सोच रहे होंगे अभिषेक इतना सब कैसे कर लेते हैं, तो वो तो खैर वही बताएंगे। तो अभिषेक लीड जनरेशन में भी हैं, वो एडसेंस से ज़्यादा लीड जनरेशन से अर्न करते हैं। तो अभिषेक, कैसे लीड जनरेशन वाला आइडिया कहाँ से आया? लीड जन वाला वही 2017-18 में मैं एक कंपनी में जॉब किया था। हाँ। तो वहाँ पे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड एक सर्विस था उनका, ट्राई सिटी में ना, तो उनके लिए हम लोकल एसईओ करते थे और वो उस लीड को कन्वर्ट करते थे। तो उनके साथ मुझे पता लगा ऐसा भी कुछ होता है कि लोकल बिजनेस को हम रैंक करवा के अपना एक सेल कर सकते हैं, अपनी बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे पता लगा लीड जनरेशन के बारे में।
तो उसके बाद फिर मैं यूएस में देखा तो मुझे पता लगा इसको लीड जनरेशन वाले टर्म को रैंक एंड रेंट बोलते हैं। तो मैं इसको सर्च किया, रैंक एंड रेंट बेसिकली होता है कि आप एक साइट रैंक करो और उसको बिजनेस ओनर्स को रेंट पे दे दो। हाँ, तो ये अब जो एडसेंस है वो भी ऐसे ही हमने साइट बनाई, हमने गूगल एडसेंस को रेंट पे दे दिया, वो हमारी वेबसाइट पे अपने पब्लिशर्स की एड्स लगा रहे हैं। तो रैंक एंड रेंट में क्या होता है, हमारी वेबसाइट है, हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट फॉर्म बिजनेस ओनर्स का है। तो हमारा काम है सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना और लीड जनरेट करना, बिजनेस ओनर उसको अपने आप कन्वर्ट करेगा और हमें कमीशन दे देते हैं। ओके, लीड जनरेशन के बारे में आपको एक बात बताना चाहती हूँ। लीड जनरेशन आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक जिसमें आप अपनी साइट को मंथली रेंट पर दे सकते हैं, दूसरा जो पर डे के हिसाब से आपकी लीड आती हैं आप उनको सेल कर सकते हैं। तो अभिषेक शायद आप दोनों तरह से काम करते हैं, आप अपनी वेबसाइट को रेंट पर भी देते हैं एंड आप लीड भी सेल करते हैं। दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है आपको मेथड? वैसे तो दोनों ही सही हैं। आजकल एक और है, एफिलिएट्स भी हैं। आप पेपर कॉल एफिलिएट नेटवर्क्स आते हैं, ऑफर्स वॉल्ट पे आप जाके डालोगे पेपर कॉल तो आपको काफ़ी सारे एफिलिएट नेटवर्क मिल जाएंगे। उनमें से एक है लीड स्मार्ट INC, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो वो क्या करता है, उन्होंने अब हमारा ये होमवर्क है वो सब किया हुआ है। जैसे आपने वेबसाइट बना ली प्लम्बिंग में, तो उनके पास प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब लीड्स के बायर हैं। तो आपको सिर्फ वेबसाइट बना के लीड स्मार्ट का वहाँ पे आपको ट्रैकिंग फ़ोन नंबर लगाना है, तो वो आगे आपको उसके कमीशन दे देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, स्केलेबल है। ओके, तो अभी आप जो लीड जनरेट कर रहे हो तो ये आप Tier 1 कंट्रीज़ के लिए कर रहे हो या Tier 2 कंट्रीज़ के लिए कर रहे हो? Tier 1 US ओनली अभी। US ओनली, ओके। तो अभिषेक, रिसेंटली आपने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप एक वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपने पब्लिक करा है उसे, और आपने सब लोगों को ये दिखाने के लिए पोस्ट करा है कि लोग उसे देखें, लर्न करें कि साइट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो साइट कैसे ग्रो हो रही है, प्रोग्रामेटिक SEO की हेल्प से ही आप कर रहे हैं। तो उस साइट के बारे में बताइए कि जो लोगों को नहीं पता है, पहले तो आप उसका URL खुद ही बता दीजिए, कैसे लोग कर सकते हैं वो स्टार्ट, अगर उन्हें भी ये करना है। बेसिकली वो एक मियामी प्रो कनेक्ट के नेम से एक मायामी की सिटी डायरेक्टरी है। सिटी डायरेक्टरी बेसिकली एक डायरेक्टरी वेबसाइट ऑफ अ सिटी, जिसमें हर बिजनेस के बारे में लिस्टिकल्स हैं। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इसको स्क्रैप करके डेटा वेबसाइट बनाई है प्रॉपर, जैसे बेस्ट फोटोग्राफर इन मायामी, बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क इन मायामी, इस टाइप के कीवर्ड्स के लिए। तो इसको मैं बिल्ड इन पब्लिक कर रहा हूँ फॉर US पीपल्स। काइंड ऑफ ये मेरा एक फ़नल है क्लाइंट एक्विजिशन के लिए। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि हाँ, एक सिटी डायरेक्टरी वेबसाइट है, तो मतलब एक सर्विस है जिसकी डिमांड नहीं है, तो मैं काइंड ऑफ एक डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों को एक दिखा रहा हूँ कि या आप एक सिटी डायरेक्टरी वेबसाइट बना के भी बिना कंटेंट के पैसे बना सकते हो। तो अब वो देखेंगे कि हाँ ये साइट है, तो वो ब्लॉगर्स हैं ऑलरेडी जो US में हैं, जिनके पास पैसा भी है, उनको इन्वेस्ट करना है। तो अब वो देखेंगे कि हाँ हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम 10 साइट्स अपनी सिटी की बना सकते हैं। तो वो मेरे को फिर आउटरीच करते हैं कि हमें भी बनवानी है इस टाइप की वेबसाइट्स, तो मैं उनसे चार्ज करके उनको एज अ सर्विस वो साइट्स आगे सेल कर सकता हूँ। ओके। और बाकी जो आप ब्लॉगर्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो उसके लिए, देखने के लिए कि मतलब मैं इसको कैसे ग्रो कर रहा हूँ, और आप इसको अपनी नॉर्मल वेबसाइट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी नॉकवर्ड वेबसाइट बना सकते हो WP All-Import के थ्रू। उसमें भी आप सेम स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपनी साइट भी ग्रो कर सकते हो। ओके। तो अभिषेक ये सारी स्ट्रेटेजीज अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है उसे जानने में या लर्न करने में, आप अभिषेक को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। उनका ट्विटर हैंडल हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अभिषेक, आपने ना बहुत सारी चीज़ें बता दी कि आप लीड जनरेशन में भी हैं, आप स्टार्टर साइट्स को भी सेल करते हैं, आप क्लाइंट सर्विसिंग में भी हैं, आप अपनी खुद की साइट्स पे भी वर्क करते हैं साइट से। तो इतना सब कुछ कैसे एक साथ मैनेज कर पा रहे हो? मैं जस्ट अपनी स्टोरी लिख रहा हूँ अपने लिए, मतलब अपने माइंड में ही, तो स्टोरी के साथ चल रहे हैं। तो जिसमें मज़ा नहीं आता वो छोड़ देता हूँ, जहाँ पे वाइब्स आते हैं वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी आजकल लीड जन अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑटोमेट हो रहा है। मैंने अपनी फर्म का नेम भी ऑटोमेट एंड चिल इसीलिए रखा है ताकि आराम से सब कुछ ऑटोमेट हो जाए और मैं चिल करूँ, ट्रैवल करूँ। तो इसलिए जो बस अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि हाँ क्या ज़्यादा स्केलेबल है, क्या ज़्यादा ऑटोमेट किया जा सकता है। तो डेली कितने घंटे काम करते हो? डेली नॉट मच, 10-12 घंटे बस। 10-12 घंटे बस? देखिए, सबको ऐसा लगता है कि सब लोग इतने रुपए कमा रहे हैं, ये इतने कमा रहा है, लेकिन आप लोग शायद उनकी बहुत सारे लोग मेहनत नहीं देखते हैं। मैं अभिषेक का ही एग्जांपल हूँ, इतने सारे काम वो एक साथ कर रहे हैं और इतना ज़्यादा अर्न करने के बाद भी
उन्होंने हार नहीं मानी कि उन्हें रेस्ट ले लेना है, कि अब ठीक है, अब हो रहा है, ये वाला एटीट्यूड उन्होंने कैरी नहीं करा है। वो आज भी हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है अभिषेक, ये इस एज में ये एटीट्यूड कैरी करना। वरना लोगों को क्या होता है कि यंग एज में जब पैसे कमाने लग जाते हैं तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं कि नहीं, हो गया, इतना बहुत है, अब वो नहीं करते हैं। ऑटोमेटेड चिल तभी होगा ना जब करते रहेंगे बिल्कुल। तो अभिषेक, जैसे कि आप तो बहुत सारी चीज़ों से अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपने भी कहीं से स्टार्ट करा था। तो अगर कोई नई अपनी साइट बनाता है, अभी जो बाकी लोग हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, सबके पास अपनी अपनी बहुत सारी साइट्स हैं, तो कभी कोई साइट कभी कोई साइट, सब साइट से पैसे आ ही रहे हैं। लेकिन जो बिगिनर है जिसने अभी साइट बनाई है, अब हमें पता है कि वेबसाइट को रैंक होने में 5 to 6 months ईजीली लगेंगे, तो अब वो कैंडिडेट डीमोटिवेटेड ना हो, उसको मोटिवेशन मिलता रहे, तो उसको क्या करना चाहिए? पैसे अर्न करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? पहले तो उसे देख लेना चाहिए कि उसको करना भी है ब्लॉगिंग या नहीं। अगर करना है तो 1 साल तो सोच लो कि फ्री में काम करना पड़ेगा, तब भी ब्लॉगिंग में आओ, नहीं तो आपके लिए ब्लॉगिंग है नहीं। एसईओ पेशेंस का गेम है। तो लेकिन इस पेशेंस में भी मेरे पास तो नहीं था पेशेंस और ना टाइम था। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास रिसोर्सेज थी उनको देखा कि हाँ मुझे क्या आता है। जैसे मैंने बताया कॉलेज में मैंने PHP सीखी, उसके बाद जॉब भी मेरे को PHP में मिल गई, जबकि मैं गया वहाँ पे एसईओ जॉब के लिए था। और रेज्यूमे में मैंने सिर्फ लिखा हुआ था कि PHP आता है मुझे, और उनको डेवलपर चाहिए था, उन्होंने ले लिया। तब मैंने उन्हें बहुत गालियाँ दी, मेरे को एसईओ करना था तो मैंने डेवलपमेंट में डाल दिया। लेकिन आज वो लगता है कि हाँ वो ये काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से मैं आज प्रोग्रामेटिक एसईओ कर पा रहा हूँ। तो जो आजकल नए ब्लॉगर्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों को देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स देखते हैं कि हाँ भाई बढ़िया कर रहे हैं, हम भी करेंगे, मोटिवेट हो जाते हैं। फिर बाद में मोटिवेशन डाउन होने लग जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो इतने साल से कर रहा है तभी वो कर सकता है, इसके पास तो एक्सपायर डोमेन है तभी ये कर सकता है, इसके पास टीम है कंटेंट राइटर की तभी कर सकता है, कंटेंट राइटर्स आज का हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ऐसे करके वो अपने आप को लिमिट कर देते हैं। बट अगर वो देखें ना कि उनके पास क्या है, वो उसको यूज़ करें, तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब आप बिगिनर हैं, जैसे बिगिनर है तो आप ये देखो आप हो क्या, आप स्टूडेंट हो, या अब ब्लॉगिंग में जो आजकल लोग आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कोविड के बाद काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये देखिए कि डिजिटल मार्केटिंग बढ़िया फील्ड है, घर बैठ के पैसा आता है। बिल्कुल। ब्लॉगिंग जैसे अभी बताया बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो और इसमें आपको 1 साल तो देना पड़ेगा, तो लेकिन अगर आपको साथ पैसे भी चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग एसईओ अब वैसे नहीं रही जो 2014 में था, अब आपको एसईओ के लिए पैसे भी चाहिए। तो ब्लॉगिंग से तो पैसे 6-7 महीने बाद आएंगे, लेकिन इस मीनवाइल जो टाइम है, तो आप क्या करो, इसमें सीखो भी कि ब्लॉगिंग में क्या क्या चाहिए, और जो जो चाहिए उससे रिलेटेड आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हो। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो सर्विसेज, और आप बेसिक फाउंडेशन लिंक्स की सर्विस सेल कर सकते हो। इस सब के लिए फाइवर और फेसबुक ग्रुप्स हैं। एक बार फाइवर पे देखो आप जाके ब्लॉगिंग और एसईओ रिलेटेड क्या सर्विसेज सेल हो सकती हैं, और फिर उनको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड आपको अपने ब्लॉग्स के लिए भी करना है। स्टार्टिंग में किसी एक्सपीरियंस बंदे के लिए करके देख लो उसे, तो उससे एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसको जो पर्टिकुलर चीज़ है जो आप सीख रहे हो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें आपको दो बेनिफिट हो जाएंगे, लर्निंग प्लस अर्निंग। उस पैसे को इन्वेस्ट करो अपने ब्लॉग में, फिर बाद में जब ब्लॉग रैंक हो जाए फिर ऑटोमेट एंड चिल। तो आज अभिषेक ने बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी है, आप लोग भी उसे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। और अगर आप उन चीज़ों पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप उन पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभिषेक आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू अभिषेक हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और देखते रहिए बियॉन्ड फेम विद पायल। थैंक यू।